मनीष की शादी एक ऐसे लड़की से कर दी गई थी जिसका चेहरा उसने आज तक ठीक से देखा तक नहीं था। शादी की रात भी उसके कमरे का दरवाजा बंद रहा। दुल्हन घूंघट में सिमटी पूरी रात चौखट के उस पार अपने मुकद्दर के खुलने का इंतजार करती रह गई थी। सुबह होते ही उसे इस हवेली के अंधेरों के हवाले कर दिया गया, जहां उसे बहू कम और नौकरानी ज्यादा समझा जाता था। वह लड़की थी तनीषा, दर्द की मिट्टी से बनी हुई एक ऐसी मासूम रूह जिसके हिस्से बचपन से ही सिर्फ जुदाइयां, ताने और जिल्लत आई थी। माँ बाप का साया पहले ही सिर से उठ चुका था। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर इस अमीर हवेली में विदा कर अपने फर्ज पूरे किए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसे दुल्हन बनाकर जिस घर में भेजा जा रहा है, वहाँ उसके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि एक खामोश कैद इंतजार कर रही थी। हवेली बहुत बड़ी थी, मगर उसके हिस्से में सिर्फ तंग गलियारे, रसोई की तपीस और लोगों के हुक्म आते थे। सुबह पूजा आराधना से पहले उसकी आंख खुलती और आधी रात के बाद जाकर उसे अपने छोटे कमरे में लौटने की इजाज़त मिलती। वह हर वक्त सिर झुकाए रहती, इतनी खामोश कि जैसे उसे बोलने का हक ही ना हो। हवेली की औरतें उसे बार बार याद दिलाती, वह इस घर की बहू जरूर है, मगर उसकी हैसियत किसी नौकरानी से ज़्यादा नहीं। उसे अपने ही पति के सामने जाने की इजाज़त नहीं थी। कहा जाता था कि मनीष को ये शादी स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने कभी अपनी दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश तक नहीं की। कई बार आधी रात को मनीष ने हवेली के सुनसान गलियारे में किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनी थी। कभी बंद पड़े हिस्से में पायल की आवाज़ गूंजती, तो कभी दीवारों पर किसी के नाखून रगड़ने जैसी खौफनाक ध्वनि सुनाई देती। लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह ये सब नहीं मानता था। उस हवेली के एक कोने में कमरा ऐसा भी था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। वह कमरा किसी और का नहीं, वह तनीषा का था। मनीष ने हमेशा इन बातों को वहम समझकर नजरअंदाज करता, मगर आज जो हुआ उसने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। देर रात हवेली के सारे लोग किसी शादी में गए हुए थे और तनीषा अकेले पूरे घर की सफाई कर रही थी कि तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की भयानक आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते कदमों के साथ वह सीढ़ियां चढ़कर उस बंद हिस्से की तरफ बढ़ी, जहां जाने की सख्त मनाही थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि वो हमेशा बंद रहता था। अंदर घुप अंधेरा था और किसी की भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तनीषा का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा सा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह चीख भी नहीं पाई थी। अंधेरे में किसी मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। उसकी सांसें रुक गई, आंखों से आंसू बह निकले और अगले ही पल एक भारी, ठंडी और गुस्से में भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। मेरे कमरे में आने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? तनीषा ने डर से कांपते हुए पहली बार अपने पति मनीष का चेहरा देखा और उसका कलेजा सच में जैसे सीने से बाहर आ गया, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी वो नहीं था जिसके बारे में उसने सुना था। उसके चेहरे पर ऐसा दर्दनाक राज लिखा था जिसने तनीषा की पूरी जिंदगी बदल देने की कसम खा रखी थी। तनीषा चुपचाप मनीष के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी, अपनी उंगलियां चटका रही थी। बंद करो ये आवाज, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मनीष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कठोर स्वर में कहा, तो वह घबराकर थोड़ा सा एक तरफ खिसक गई। उसकी सास पूनम देवी क्या कम थी जो ये पत्थर दिल इंसान भी उसके सिर पर आ बैठा था। तनीषा ने चुपचाप अपने हाथ नीचे कर लिए, लेकिन वह अब भी उसी तरह सिर झुकाकर खड़ी थी। मनीष उसे ध्यान से देख रहा था। वह दुबली पतली सी लड़की मुश्किल से 19 साल की थी, जो उसकी नजदीकी से डर कर कांप रही थी। इधर आकर बैठो, मनीष ने अपने पास सोफे पर जगह बनाते हुए कहा, तो वह हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। इस तरह आंखें फाड़कर क्यों देख रही हो मुझे? जो कहा है वही करो, मनीष ने तेज आवाज में कहा, तो वो मन मारकर उसके पास जाकर बैठ गई। उसने अब तक अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। इस बार मनीष ने उसे और ध्यान से देखा। चेहरा क्यों छुपा रखा है तुमने? उसने सीधे स्वर में पूछा। ये सुनकर वह और घबरा गई। ठाकुर साहब, अगर आप कहें तो मैं दुपट्टा उतार दूं, उसने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि पिछले 15 दिनों में उसने यही सीखा था कि जब तक हवेली वालों की हर बात बिना बहस के मानेगी, तब तक उस पर सबकी कृपा बनी रहेगी। मनीष को उसके इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ पल उसे देखता रहा। अच्छा, इसके अलावा तुम मेरे लिए और क्या कर सकती हो? मनीष ने पूछा। ठाकुर साहब, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपका हर आदेश मेरे सिर आंखों पर है। ये कहते हुए उसने सिर झुका लिया।
अब उसकी आवाज में पहले जैसा डर नहीं था। वह खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन शर्म अभी भी बार बार सामने आ रही थी। उसके पास बैठा वो बेहद आकर्षक युवक अब उसका पति था। मनीष सिंह अपने इलाके और परिवार का सबसे घमंडी इंसान माना जाता था। उसे हर चीज सबसे बेहतरीन और कीमती चाहिए होती थी। उसकी पसंद बहुत ऊंची थी। उसने पहली शादी भी अपने जैसे बड़े और अमीर परिवार की लड़की से ही की थी, लेकिन दोनों के बीच कभी नहीं बनी। ठाकुर मनीष सिंह हर चीज सह सकता था, लेकिन धोखा नहीं। उसे झूठ और विश्वासघात से बहुत नफरत थी। उसकी पहली पत्नी ने उसके एक दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था, और उसी दिन से उसका भरोसा औरतों से उठ गया था। वह दोबारा शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी मां पूनम देवी की जिद के कारण मजबूर होकर उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। पहली शादी उसने अपनी पसंद से ही की थी, इसलिए दूसरी शादी पर उसने कोई विरोध नहीं किया। शादी के बाद से ही वह हवेली में कम ही आया था। इन दिनों वो राजनीति के कामों में बहुत व्यस्त था। अपनी नई पत्नी में उसकी कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। जब भी वह सोचता कि तनीषा एक साधारण परिवार की लड़की है, तो उसका मन खराब हो जाता था। वह सोचता था कि ये लड़की उसके साथ बड़े कार्यक्रमों में जाने के लायक नहीं है और उसकी दुनिया में टिक भी नहीं पाएगी। शादी को कई दिन गुजर चुके थे। आज पहली बार वह उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। वह भी इसलिए क्योंकि जब वो कमरे में लौटा तो तनीषा पहले से वहां सफाई कर रही थी। कदमों की आहट सुनते ही उसने जल्दी से अपने चेहरे पर दुपट्टा कर लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वह मनीष के कदमों की आवाज से ही समझ जाती थी कि वह आ गया है। मनीष अब उसे ध्यान से देख रहा था। उसका बार बार दुपट्टा ठीक करना, उसके पास आने पर घबरा जाना, शर्माना और पीछे हट जाना, ये सब उसके लिए नया था। उसने अपनी जिंदगी में ज्यादातर औरतों को बहुत खुले स्वभाव का देखा था, क्योंकि वह कई साल हवेली से बाहर भी रहा था। 10 साल उसने मुंबई में बिताए थे और 5 साल जयपुर भी रहा था। जिन औरतों के साथ उसका उठना बैठना रहा, वह सब आधुनिक सोच वाली थी। इसलिए अब वो खुद भी हैरान था क्यों तनीषा की सादगी उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह उसे देखते हुए गहरी आवाज में बोला, तो मैडम जी, आपका कहना है कि आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो तनीषा ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखें उत्साह से बड़ी हो गई और वे और भी सुंदर लगने लगी। मनीष कुछ पल उन आंखों में खो गया। उसने सोचा कि अगर ये लड़की दुपट्टे में इतनी सुंदर लग रही है तो बिना दुपट्टे के कितनी सुंदर होगी। फिर उसने कहा, यहाँ आकर मेरी गोद में बैठो। ये सुनते ही तनीषा घबराकर पीछे खसक गई। उसकी इस हरकत से मनीष का चेहरा सख्त हो गया। वह बहुत सीधा और साफ बोलने वाला इंसान था। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? अभी और इसी समय आकर मेरी गोद में बैठो। तनीषा डरते हुए बोली, ठाकुर साहब, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मनीष ने सख्ती से कहा, क्यों, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? वह और घबरा गई। उसे डर था कहीं वह गुस्से में उस पर हाथ ना उठा दे, इसलिए आंखें बंद करके हिम्मत जुटाते हुए वह धीरे से जाकर उसकी गोद में बैठ गई। उसके शरीर को हल्का सा झटका लगा, जिसे मनीष ने महसूस किया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके हाथ अब भी तनीषा के कमर पर थे। उसने आगे बढ़कर तनीषा के चेहरे से दुपट्टा हटा दिया और कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतनी साफ मासूम सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वो बस उसके चेहरे को देखता रहा। तनीषा बेचैनी से बोली, ठाकुर साहब, क्या अब मैं यहाँ से उठ सकती हूँ? मनीष ने धीरे स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं, और उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तुम इतने दिनों से कहाँ छुपी हुई थी? उसने उसके बालों की एक लट उंगली में घुमाते हुए कहा और उसका चेहरा थोड़ा अपने करीब कर लिया। तनीषा ने धीरे से कहा, ठाकुर साहब, मैं तो यही थी। मनीष ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। वह उसके कान के पास झुककर शरारती अंदाज में बोला तो वह फिर कांप गई। उसका डरना और शर्माना मनीष को अजीब तरह से अच्छा लग रहा था। इससे पहले कि वो और करीब आता, दरवाजे पर दस्तक हुई। तनीषा तुरंत उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर मनीष को फिर गुस्सा आ गया। उसने इशारे से उसे दोबारा अपनी गोद में बैठने को कहा। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर खड़ी नौकरानी वापस चली गई, क्योंकि उसे दोबारा से ज्यादा दरवाजा खटखटाने की इजाजत नहीं थी। मनीष फिर से तनीषा की तरफ देखने लगा, जो घबराकर फिर उंगलियां चटकाने लगी थी। मनीष ने तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और हल्के गुस्से में बोला, जब मैंने तुम्हें किसी चीज से मना नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुम दोबारा वह काम नहीं करोगी। उसने जोर देकर कहा तो तनीषा ने मासूमियत से सिर हिला दिया।
मनीष ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और धीमे स्वर में पूछा, तुम इतने दिनों से मुझसे दूर क्यों रह रही थी? तनीषा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं आपसे दूर नहीं थी, आपको ही मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने नजरें झुकाकर कहा। मनीष हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे पता होता कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है तो मैं कभी उससे दूर नहीं रहता। ये कहकर उसने उसके चेहरे को हल्के से छू लिया और उसे अपनी गोद से उठाकर सोफे पर बैठाते हुए नरम आवाज में बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे कपड़े निकालो और यहाँ से 1 इंच भी मत हिलना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ये सुनकर तनीषा ने जल्दी से सिर हिला दिया। सुनिए, अभी मनीष बाथरूम में कदम रखने ही वाला था कि तनीषा की मीठी आवाज सुनकर वह रुक सा गया और मुस्कुराते हुए दीवार से टिक कर बोला, हाँ कहो। तनीषा हिचकिचाते हुए बोली, आप कृपया इस बात के बारे में किसी को मत बताइएगा। मनीष ने हैरानी से पूछा, किस बात के बारे में? तनीषा ने धीरे से कहा, यही कि मैं आपके पास आई थी और आपने मेरा चेहरा देख लिया है। अगर बड़ी माँ पूनम देवी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेगी। मनीष ये सुनकर कुछ पल उसे देखता ही रहा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। मनीष ने ये बात नोट की और अचानक अपनी माँ से पूछा। वह एक पल के लिए घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रही है। मनीष ने तुरंत कहा, इसका क्या मतलब है? वह अपने कमरे में आराम कर रही है? वो मेरी पत्नी है, उसे मेरे कमरे में भेजिए। अब मैं हवेली वापस आ गया हूँ तो उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए। पहले यहाँ जो भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है, लेकिन अभी मुझे मेरी पत्नी मेरे पास चाहिए। वह साफ और कठोर अंदाज में बोला, फिर से खाने की तरफ ध्यान देने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने सिर उठाकर नौकरानी से पूछा, क्या बड़ी मैडम ने खाना खा लिया है? नौकरानी घबराकर सरिता देवी की तरफ देखने लगी। मुझे क्यों देख रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तनीषा ने खाना खाया? वह हर शब्दों को धीरे धीरे बोलते हुए बोला, जी साहब जी, उन्होंने आपके आने से पहले ही खाना खा लिया था। ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह तनीषा को अब अपने कुछ नियमों के बारे में बताएगा जिन पर वह किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकता। उसी समय एक नौकर अनुमति लेकर बैठक में आ गया। साहब जी, तनीषा जी से उनके दोस्त मिलने आए हैं। मनीष के माथे पर सिकुड़न पड़ गई। कौन से दोस्त? पता नहीं साहब जी, कोई हरिंदर साहब है और खुद को असिस्टेंट कमिश्नर बता रहे हैं। ये सुनकर मनीष अजीब ढंग से मुस्कुरा दिया। वो यहाँ मिलने आया है या डराने? खैर, उसके जैसे असिस्टेंट कमिश्नर मैंने बहुत देखे हैं, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। पहली बार पत्नी के घर से कोई आया है, उसकी इज्जत करना तो बनता ही है। वह अपनी माँ पूनम देवी को देखते हुए बोला। पूनम देवी वहां से उठकर चली गई। मनीष को पहली बार हैरानी हो रही थी, क्योंकि वही उसकी शादी करवाने पर बहुत जोर दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें तनीषा से कोई खास लगाव हो। लेकिन अब जब वो तनीषा में दिलचस्पी लेने लगा था तो उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। हरिंदर प्रसाद सीधे चलते हुए हवेली के अंदर आया। उसकी नजर मनीष से मिली। मनीष भी एक पल के लिए उसकी व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। वह सच में प्रशंसा के योग्य व्यक्ति था। मनीष ने उसे खाने में शामिल होने का इशारा किया। आपको इस समय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तनीषा को मेरे साथ चलना होगा। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह बार बार उसका नाम ले रही है। हरिंदर प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा। उसने आसपास नजर दौड़ाई। मनीष ने होंठ भींच लिए। आप फोन करके भी ये बात बता सकते थे, आपको आने की जरूरत नहीं थी। हरिंदर प्रसाद तुरंत बोला, फोन में तब करता जब यहाँ कोई फोन उठाने को तैयार होता। उसका स्वर थोड़ा तेज हो गया था। मनीष ने उसे नापसंदगी से देखा और नौकरों को इशारा किया कि बड़ी मैडम को बुलाया जाए। जैसे ही तनीषा हरिंदर प्रसाद के सामने आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके गाल पर हल्का सा लाल निशान देखकर हरिंदर प्रसाद का दिल बेचैन हो गया। तुम ठीक हो? वह तुरंत उसके पास बढ़ा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। अब उस पर उसका कोई अधिकार भी नहीं था। वह लड़की अब उसके लिए पूरी तरह पराई हो चुकी थी और ये सब करवाने वाला कौन था ये भी उसे पता था, लेकिन वो बेबस था। दोनों को एक दूसरे को देखते देखकर मनीष असहज हो गया। मैं अपनी पत्नी को लेकर थोड़ी देर में आता हूँ, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। मनीष ने बात में दखल दिया, क्योंकि उसकी पत्नी और वह आदमी कुछ ज्यादा ही एक दूसरे में खोए हुए थे, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो पहले भी एक महिला से धोखा खा चुका था और अब दोबारा वही गलती करना नहीं चाहता था। उसने खुद को समझाया कि औरतें मासूम बनने का अभिनय करती हैं, असल में इतनी मासूम नहीं होती।
हरिंदर प्रसाद ने तुरंत सिर हिला दिया। तनीषा उसे रोक भी नहीं सकी। उसके जाने के बाद मनीष ने असहज स्वर में कहा, कम से कम अपने दोस्त को खाने के लिए तो रोक लेती। तुम बहुत अजीब हो। पहली बार तुम्हारे घर से कोई आया है, तुम्हें उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी। तनीषा ने उसे शिकायत भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। क्या आप थोड़ा जल्दी खाना खा सकते हैं? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी विनती पर मनीष ने तुरंत खाना छोड़ दिया। मैडम जी, इसके अलावा कोई और आदेश है? ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ और तेजी से बाहर चला गया। तनीषा भी उसके पीछे पीछे चली आई। उसे अभी भी शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन माँ की बीमारी की बात सुनकर वह सब कुछ भूल गई। जब उसकी माँ शारदा देवी ने उसे अपने पास देखा तो गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। हरिंदर प्रसाद उनका इलाज करवा रहा था और काफी पैसे खर्च हो रहा था। पहली बार उसने लोगों से मदद ली थी, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी आंटी जी को ठीक कर सके, क्योंकि उसने तनीषा से वादा किया था कि उसकी माँ को कुछ नहीं होने देगा। शारदा देवी काफी देर तक उससे बातें करती रही। इस दौरान मनीष भी वहीं बैठा रहा। उसने भी शारदा देवी की हालत पूछी और आसपास के माहौल को देखता रहा। शारदा देवी ने मनीष से अनुरोध किया, वह तनीषा को एक रात उनके पास रहने दे। मनीष को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कंधे उचकाकर अनुमति दे दी और खुद उस छोटे से कच्चे घर से बाहर निकल आया। कमरे में सिर्फ एक धीमा चलता हुआ पंखा था। वो एसी का आदी था, इसलिए पसीने से भीग गया था। जैसे ही वो बाहर निकल रहा था, सामने से आते हरिंदर प्रसाद से टकराते टकराते बचा। हरिंदर प्रसाद ने उसे गुस्से से देखा। मनीष को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारा सम्मान सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी के दोस्त हो। अगर दूसरा मुझे इस तरह घूरता तो अच्छा नहीं होता, मनीष ने सख्त स्वर में कहा। हरिंदर प्रसाद हंसते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, मैं तो डर ही गया। जो आप मेरी दोस्त के साथ कर रहे हैं, उसके बाद आपको मुझसे इस तरह बात करने का अधिकार नहीं है। बहुत जल्द सबका हिसाब बराबर करूंगा। अगर मैंने आपको आपके किए की सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी हरिंदर प्रसाद नहीं। मनीष मुस्कुराया और बोला, जोश तो बहुत है तुम में, लेकिन गलत जगह चुनौती दे रहे हो। ये कहकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गया। वह छोटे लोगों से बहस में समय खराब नहीं करना चाहता था। जब वो हवेली लौटा, पूनम देवी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। क्या हुआ आपको? इतनी परेशान क्यों है? तुम उस लड़की को कहाँ लेकर गए थे? वह अपनी माँ के घर गई है। उसकी माँ बीमार थी, मनीष ने लापरवाही से कहा। किसकी अनुमति से तुम उसे लेकर गए? क्या हो गया माँ? कौन सी बड़ी समस्या हो गई? या तो आपको उस लड़की से बहुत लगाव है, या इतनी नफरत की उसे उसके घर वालों से दूर रखना चाहती हैं। आप ही बताइए, इसमें से क्या सच है? वह उनकी आंखों में आंखें देखकर बोला। पूनम देवी चुप रह गई। तुम तो उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, अब अचानक क्या हो गया? मनीष मुस्कुराया और बोला, पहले मुझे सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। आपने ही तो कहा था कि शादी दो दिलों में प्रेम पैदा कर देती है। शायद ये शादी का असर है। खैर, मैं बहुत थक गया हूँ। अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। आप भी आराम कर लीजिए और मेरी पत्नी को परेशान करना छोड़ दीजिए। रात को मनीष बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसके मन में बार बार तनीषा की मासूम बातें घूम रही थी। वह उठकर बैठ गया और माथा पकड़ लिया। मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उस लड़की के बारे में लगातार सोच रहा हूँ? ऐसा तो मैंने कभी नंदिनी के लिए भी महसूस नहीं किया था। एक पल को उसके मन में नंदिनी का चेहरा आया, लेकिन उसकी हरकत याद करते ही उसने वो ख्याल झटक दिया। अगले सुबह जब तक तनीषा वापस आई, मनीष हवेली में नहीं था। वह एक जरूरी बैठक के लिए बाहर गया था। पूनम देवी को फिर मौका मिल गया था और उस दिन भी तनीषा की चीखें हवेली में गूंज उठी। दूसरी तरफ हरिंदर प्रसाद की इन दिनों ग्वालियर में पोस्टिंग हो गई थी। उसे पता था कि ये सब किसने करवाया है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उधर तनीषा फिर से पूनम देवी के रहम पर थी और वह दिन रात उसका जीना मुश्किल करके रखती थी। मनीष चुनाव के काम में व्यस्त था। कई दिनों के बाद एक रात हवेली लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। तनीषा कमरे की सफाई करते करते बिस्तर पर ही सो गई थी। मनीष ने जब उसे अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा तो उसके दिल को अजीब सा सुकून मिल गया। प्यारी लड़की, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। वह उसके पास बैठा और उसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे कर दिया। उसी समय तनीषा की आंखें खुल गई। वह घबरा गई और रोने लगी। कृपया मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चीज नहीं तोड़ी, वह रोते हुए बोली। मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसने तनीषा को कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। ध्यान से देखने पर उसे उसके गाल पर थप्पड़ का निशान दिखा। तुम पर किसने हाथ उठाया? उसने कठोर आवाज में पूछा। तनीषा चुप रही। मनीष की आवाज और तेज हो गई। मैं पूछ रहा हूँ, तुम पर किसने हाथ उठाया? तभी उसकी नजर तनीषा के कंधे पर गई, जहां कपड़ा थोड़ा हटाया गया था। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। ये देखकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में पूनम देवी बैठक में खड़ी थी, गुस्से से उसे देख रही थी। क्या आपने मेरी पत्नी के साथ ये सब किया है? मनीष ने अविश्वास से पूछा। पूनम देवी ने गुस्से से सिर झटका और बोली, ये नाटक बंद करो। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या मनीष की माँ ये सब कुछ सहन कर पाएगी या नहीं, या फिर तनीषा को हमेशा के लिए इस घर से भगा देगी? आगे ये कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियाँ देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।